नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीछे से में स्वागत है। ये 69 बीपीएससी पीटी का पेपर है। बार बार मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो सवाल आपको दिख रहा है, ये बिहार स्पेशल ज्योग्राफी का सबसे कठिन सवाल था। अभी तक जितना उन्होंने पूछा है उसमें सबसे कठिन था। लेकिन क्या इस प्रकार के सवालों को अलग से प्रैक्टिस करना चाहिए? बिल्कुल कर सकते हैं आप। लेकिन अगर आपने प्रीवियस ईयर बिहार स्पेशल को अच्छे से किया होगा तो आप इस सवाल को आसानी से हल कर ले जाएंगे। अच्छे से करने का क्या तात्पर्य है कि आपने केवल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस को ना देखकर क्वांटिटी की जगह पर क्वालिटी क्वेश्चन का देखेंगे और अभ्यास करते समय एक्सप्लेनेशन को विशेष रूप से पढ़ेंगे। इस प्रकार के सवालों में कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। जैसे दो फैक्ट है यहाँ पर। पहला फैक्ट है कि विंध्यन क्रम की चट्टानें जो हैं वो बिहार के रोहतास से पाई जाती है। बिहार के रोहतास में चूना पत्थर पाया जाता है, जिस चूना पत्थर पर आधारित वहाँ पर सीमेंट उद्योग डेवलप हुआ है। दो ही कॉन्सेप्ट था यहाँ पर, विंध्यन क्रम की चट्टानें, रोहतास। आज का ये जो वीडियो होगा ये बिहार स्पेशल ज्योग्राफी में करवाऊंगा प्रीवियस ईयर के। लेकिन उससे पहले कॉन्सेप्ट को समझिए कि क्वेश्चन को किस प्रकार से हल किया जाता है एग्जामिनेशन में। मेरे पास दो ही फैक्ट हैं। विंध्यन क्रम की चट्टानें रोहतास से पाई जाती है। रोहतास में सीमेंट उद्योग है और चूना पत्थर वहाँ पर मिलता है, इसी कारण से सीमेंट उद्योग है। ये बेसिक चीज़ हमें पता होती है। अब इस फैक्ट से हम इस सवाल को कैसे हल करेंगे, क्योंकि इसमें कहीं पर भी रोहतास की चर्चा नहीं है। लेकिन अगर हम ये देखेंगे कि विंध्यन क्रम की चट्टानें लिखी हुई है और यहाँ पर चूना पत्थर लिखा हुआ है जो रोहतास से पाया जाता है। बिहार में चूना पत्थर कहाँ पर मिलता है? तो रोहतास से पाया जाता है। रोहतास से विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं, यानी कि बी का तो 4 होना चाहिए। कुछ भी हो, बी का 4 होना चाहिए, बी का 4 होना चाहिए, बी का 4 होना चाहिए। और इस प्रकार से आप आसानी से उत्तर निकाल सकते हैं। बड़े क्वेश्चंस में इस प्रकार की पॉसिबिलिटी होती है कि आप आसानी से एलिमिनेट कर सकें, बशर्ते तब जब आपको दो फैक्ट पता हो। पहला फैक्ट क्या था कि विंध्यन क्रम की चट्टानों में चूना पत्थर पाया जाता है, जो बिहार के रोहतास में सीमेंट उद्योग है। तो क्यों है? क्योंकि वहाँ पर चूना पत्थर पाया जाता है। इस दो फैक्ट से मैंने इसको एलिमिनेट किया है आप ही के सामने और उत्तर निकाला है। तो आज हम लोग बिहार स्पेशल ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। साथ में अपने चैनल पर करंट अफेयर और साइंस के एमसीक्यू भी चल रहे हैं, उसको भी जाकर देखिएगा। 71 बीपीएससी को लेकर आंसर राइटिंग परसों शुरू हो रहा है, तो उसमें भी जुड़ना हो तो आप ज़रूर बताइएगा, मैं आपको ऐड कर दूंगा। देखिए क्या है आज का पहला सवाल। ये घटनाचक्र बीपीएससी प्रीवियस ईयर है। पहले सवाल को देखते हैं और इसी प्रकार से करेंगे कि हम क्वेश्चन के क्वांटिटी पर नहीं जाएंगे, बस उसका एक्सप्लेनेशन पढ़कर समझने की कोशिश करेंगे कॉन्सेप्ट को। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? भूतात्विक दृष्टिकोण से अपेक्षाकृत सबसे पुराना में से कौन सा है? तो खड़गपुर की पहाड़ियाँ हैं। बिहार का मैप आप इस तरह से बनाएंगे। बिहार का मैप, ये बीच में क्या हो गया? गंगा नदी हो गई। जो इस तरफ पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, ये जो है ये सबसे पुरानी पहाड़ियों में से एक है। अब अगली बार आपसे पूछेगा कि यहाँ पर कौन कौन से ज़िले पाए जा सकते हैं, तो वो आपको बिहार के भूगोल में याद होना चाहिए। खड़गपुर पहाड़ियाँ धारावार क्रम की हैं, अगली बार यही फैक्ट पूछ लेगा। जबकि रोहतास पहाड़ विंध्यन क्रम की है। अभी मैंने यही फैक्ट बताया आपको। वन लाइनर क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन से बड़े वाले क्वेश्चंस को इसी प्रकार से सॉल्व किया जाता है। उत्तर पश्चिम पहाड़ियाँ शिवालिक हिमालय के भाग हैं जो तृतीयक क्रम की, तथा उत्तरी गंगा मैदान जो है वो नवीनतम क्रम का है, वो जलोढ़ का मैदान है। अगला सवाल है, ये आपका इरेलीवेंट है, ये उस समय का करंट अफेयर था। हालांकि देखिए इसमें क्या है कि जुलाई 2019 से बिहार के महापाषाणिक स्थल मेगालिथिक साइट के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्न से किस जिले का दौरा किया था? तो कैमूर का दौरा किया था। जुलाई 2019 से बिहार के महापाषाणिक स्थल मेगालिथिक साइट के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों के दल ने कैमूर जिले का दौरा किया था। 2018 में खोजकर्ताओं ने खोज के बाद यह संकेत दिया था कि बिहार भी एक महापाषाणिक संस्कृति स्थान वाला राज्य है। महापाषाणिक संस्कृति वाला राज्य के रूप में बिहार को चिन्हित किया गया है 2018 में। और कैमूर जिले के कुछ भाग जो हैं वहाँ पर इसके प्रमाण मिले हैं हमें। छपरा में किस काल का मिलता है हमें? चिरांद के आसपास में कौन सी जगह का मिलता है? कौन से काल का मिलता है? मध्यपाषाण, नवपाषाण, पुरापाषाण, कौन से काल का है? आपने पढ़ा होगा ना चिरांद के बारे में, बताइएगा ज़रा अगर पढ़ा हो तो। अगला सवाल देखिए क्या है, निम्न से कौन सा जिला धारावार भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? धारावार भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। पहला सवाल क्या था? पहला सवाल है कि खड़गपुर पहाड़ी धारावार क्रम में है। खड़गपुर पहाड़ी धारावार क्रम में है। ये हमने बना दिया बिहार का मैप, ये हमने बनाया गंगा जी,
यहाँ पर आपको पता है कि कौन से ज़िले हैं और यहाँ पर पता है कौन से ज़िले हैं। तो पूछा है कि धारावार का नहीं है ज़िला, यानी कि अगर कोई ज़िला इस एरिया में नहीं होगा तो वो क्या होगा, वो धारावार में नहीं होगा। तो मुंगेर यहीं पर है भाई, जमुई भी यहीं पर है, नवादा भी यहीं पर है, तो यानी कि रोहतास हो जाएगा। रोहतास जो है बिल्कुल ही दक्षिण पश्चिम के कोने में है, दक्षिण पश्चिम में कोने में है, और रोहतास में विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। पहले और तीसरे सवाल में केवल फैक्ट अलग है, कॉन्सेप्ट एक ही है, जिससे सवाल को रिपीट किया गया है। ज़रूरी नहीं है कि आप पहला सवाल केवल कर रहे हैं तो तीसरा नहीं कर पाएंगे, तीसरा भी कर लेंगे, बशर्ते आप उसको अच्छे से समझें। तो विंध्यन क्रम की चट्टानों के बारे में अगली बार पूछा है। रोहतास में कौन सी पाई जाती है, विंध्यन क्रम की चट्टानें। उसी 69 में सवाल पूछा गया है। बिहार भूस्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्वी बिहार में आते हैं, जबकि रोहतास दक्षिण पश्चिम बिहार में आता है। इस क्षेत्र में विंध्यन प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। बिहार में विंध्यन क्रम की चट्टान कैमूर और सोन नदी घाटी रोहतास से पाई जाती है। और विंध्यन क्रम की चट्टानों की खासियत होती है चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट होता है चूना पत्थर। इसी का क्या बनता है, इससे सीमेंट उद्योग में बड़ी मदद मिलता है, कच्चा माल के तौर पर उपयोग किया जाता है। अगला सवाल देखिए क्या है, बिहार निम्न जिलों में से किस जिले में पीडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है। पीडमोंट स्वैम्प, इसका नाम ही यही है, इसको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। बिहार का मैप बार बार मैं बना रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। यहाँ पर पाई जाती है पीडमोंट स्वैम्प प्रकार की मिट्टी। देखिए क्या लिखा हुआ है, बिहार में 3 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। पीडमोंट दलदल मिट्टी जो पश्चिमी चंपारण जिले के पश्चिमोत्तर भाग में पाई जाती है। तराई मिट्टी जो नेपाल की सीमा के साथ राज्य के उत्तरी भाग में पाई जाती है। ये बिहार का मैप हो गया। इसके जो उत्तरी भाग हैं यहाँ पर मिट्टी पाई जाएगी तराई वाले, बिल्कुल ही नेपाल के बॉर्डर से लगने वाले इलाके। गंगेय जलोढ़ बिहार का मैदान गंगेटिक जलोढ़ है। दोनों नए और साथ ही पुराने आच्छादित हैं, यहाँ पर मिल जाएंगे आपको जलोढ़ के मैदान। तो बीच में गंगा का जलोढ़ का मैदान है। सबसे उत्तर में तराई के भाग हैं जो नेपाल के साथ सीमा लगाते हैं। जैसे आपसे अगली बार पूछेगा कि जो अररिया ज़िला है वहाँ पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जा सकती है, तो वहाँ पर तराई प्रकार की मिट्टी देखने को मिल सकती है हमें। किशनगंज में भी देखने को मिल सकती है। पीडमोंट स्वैम्प दलदली प्रकार की मिट्टी कहाँ पर देखने को मिल सकती है, पश्चिमी चंपारण के पश्चिमोत्तर भाग में ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है, बहुत ही अच्छा सवाल था। ये गया जिले में स्थित है। डायरेक्ट ये पीटी फैक्ट हो गया, बिहार जीके टाइप का हो गया। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के गया जिले में स्थित पवित्र पहाड़ी है। इसको लेकर महाभारत और बौद्ध अभिलेख में मिलता है। गया जिला फाल्गु नदी के तट पर अवस्थित एक नगर है। निम्न से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है, बहुत ही आसान, अब बिहार का फैक्ट हो गया ये। इसका उत्तर हो जाएगा पुनपुन नदी मिलती है। पटना को जल दुर्ग कहा जाता था। जल दुर्ग क्यों कहा जाता था, क्योंकि पटना जो है ये 3 तरफ से जल से घिरा हुआ था। पुनपुन नदी, गंगा नदी और तीसरी नदी कौन सी है, तीसरी नदी कौन सी है जरा बताइएगा। पुनपुन नदी छोटा नागपुर पठार पलामू झारखंड से निकलकर बिहार के औरंगाबाद जिले में प्रवेश करती है और पटना जिले के फतुहा के समीप गंगा में मिल जाती है। मोरहर व दरगाह पुनपुन की सहायक नदियां हैं। अगली बार बीपीएससी पीटी में पूछेगा कठिनतम सवाल में से एक कि मोरहर और दरगाह ये निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है। पुनपुन की है, अजय की है, महानंदा की है या फिर बागमती की है। तो इस प्रकार से सवाल पूछा जा सकता है, मोरहर और दरगाह। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभाग जोरों से किस जोर में गंगा नदी नहीं बहती है। प्रशासनिक जोड़े बोले गए हैं, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि कौन कौन से ऐसे कमिश्नरी हैं निम्न में से दिख रहे हैं जहां पर दोनों में से किसी में भी गंगा नदी नहीं बहती है। दरभंगा और मुंगेर, तो मुंगेर तो हो ही नहीं सकता, मुंगेर तो खुद गंगा के नदी किनारे हैं। तिरहुत प्रमंडल और सारण, तो सारण में तो छपरा जिला आ गया, तो सारण जिला खुद ही है, तो सारण में तो वहीं से गंगा नदी बहती है। पूर्णिया और भागलपुर, तो भागलपुर आ गया, यहाँ पर इसको काट सकते हैं। कोसी और मगध, तो इसमें आ जाएगा डी, इसका उत्तर हो जाएगा। इसमें जो ज़िले हैं वो आपके वहाँ से गंगा नदी नहीं बहती है। गंगा नदी अपनी यात्रा के क्रम में बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार आदि जिलों से प्रवाहित होती है। इस प्रकार कोसी, मगध, जोड़े से किसी में भी प्रवाहित नहीं होती है। तो ये जरूर विशेष रूप से ध्यान रखना था। अब आपको ये तभी हो पाएगा जब आपको पता होगी कोसी जो है उसमें कौन कौन से ज़िले शामिल होंगे और मगध जो है इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट शामिल होंगे। जैसे तिरहुत प्रमंडल है, तो तिरहुत प्रमंडल में कौन कौन से ज़िले शामिल होंगे, चंपारण हो गया, सीतामढ़ी हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, तो ये आपको पता होने चाहिए। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या क्या है, तो 12 ज़िले हैं गंगा नदी किनारे, 12 ज़िले हैं, 12 ज़िले हैं, 12 के 12 यहाँ पर देख सकते हैं आप।
बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? बहुत ही आसान सवाल है ये। बिहार का मैप अगर आप देखेंगे तो पटना का विस्तार इस प्रकार से है, इसी प्रकार से पटना है। तो यानी कि पटना जो है वो गंगा नदी के किनारे सबसे लंबे जिले में से एक है। पटना हो जाएगा, पटना हो जाएगा। सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा गंगा नदी के किनारे कौन सा जिला है? गंगा 12 जिलों से होकर गुजरती है, जिनमें गंगा की सर्वाधिक लंबाई पटना में है, दूसरे स्थान पर भागलपुर आता है। या गंगा नदी 97 किलोमीटर है, लेकिन इसमें यह नहीं दिया हुआ है कि सबसे कम, सबसे छोटी गंगा नदी किस जिले से होकर गुजरती है। जरा देखिए कौन सा है, बेगूसराय है या कोई और जिला है? एक बार देखिए जरा मैप पर। बिहार प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? उत्तर की ओर कौन सी प्रवाहित होंगी? क्या जो हिमालय से आएंगी, जैसे ये गंगा नदी है, जरा ध्यान से कीजिए, कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ आपको। जो भी नदी हिमालय से बहकर आएंगी वो क्या होंगी? तो उत्तर से दक्षिण की तरफ आएंगी। और जो नीचे से बह के आएंगी वो क्या होगा? तो वो उत्तर की तरफ जाकर मिलेंगी। उत्तर की तरफ बह रही हैं वो गंगा नदी में अगर मिलेंगी तो। बागमती हिमालयी नदियाँ हैं, काट दीजिए। कोसी भी ऊपर से आती है। उसके बाद से कमला और गंडक, ये भी ऊपर से ही बह के आती। इनमें से कोई सा भी नहीं हो जाएगा, इसमें से कोई सा भी नहीं। डी इसका उत्तर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में कोई भी नदी उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित नहीं होती, बल्कि ये सभी नदियां उद्गम स्थल से दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए सहायक या उपसहायक नदी के रूप में अंततः गंगा में मिल जाती हैं। कमला नदी कोसी मिलती है, कोसी आकर गंगा में मिल जाती है। सोन, पुनपुन आदि नदियां उद्गम स्थल से उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए गंगा मिलती हैं। सोन, पुनपुन, ये जो नदियाँ हैं नीचे की तरफ से आती हैं और कहाँ पर आके मिल जाती हैं? तो गंगा नदी मिलती हैं। तो जो नदियाँ नीचे से ऊपर की तरफ में आएंगी वही तो उत्तर की ओर प्रवाहित होंगी। अगला है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? उत्तर बिहार की जो जलवायु है उसको किससे प्रदर्शित की जा सकती है? कोपेन भाई साहब ने क्या किया? कुछ नहीं किया उन्होंने। ठीक है, बहुत बड़े भूगोलवेत्ता होंगे। उन्होंने बोला ए का मतलब है वर्षा वाला क्षेत्र। ज़रा ध्यान से सुनिएगा, वैसे कुछ और है इंडिकेशन, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। सी का मतलब है, बी का मतलब रख दिया जहाँ पर खूब सारे जंगल हों। सी का मतलब रख दिया जहाँ पर मरुस्थल हो। अब एक जगह है जहाँ पर वर्षा भी होती है, जंगल भी है, तो उसको हम बोल देंगे ए बी। ठीक है, यही किया कोपेन भाई साहब ने। उन्होंने बोला कि वो जलवायु का वर्गीकरण किया उन्होंने, और उन्होंने अलग अलग प्रकार के जलवायु प्रदेशों को अलग अलग इंडिकेटर दे दिया। किसी का ए नाम दे दिया, किसी का बी दे दिया, किसी का सी दे दिया। अब कहीं पर ए और बी दोनों प्रकार के मिल रहे हैं, तो हमने बोला कि ए बी प्रकार की जलवायु है यहाँ पर। वही तो उन्होंने किया। तो आज तक जो आप रटते आए हैं, क्या रटते आए हैं कि भाई बिहार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? CWG, AW, CWB, कौन सा हो जाएगा? 11 का उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ए, यानी कि CWG। CWG का मतलब आप समझ गए होंगे। कोपेन के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु CWG से प्रदर्शित किया जाता है। CWG में C किसी चीज़ का इंडिकेटर होगा, W किसी का होगा, G किसी का होगा। अब सारे इंडिकेटर रटने नहीं बैठते हैं। बिहार BPSC PT में यही पूछता है, इसको बस याद करके चले जाना है। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? बिहार में अलग अलग 4 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है ना? 3 जोन में बांटा गया है, 3 जोन में बांटा गया है। 3 जोन के बारे में बताता हूँ, लेकिन उससे पहले देखिए क्या है कि ये इसका उत्तर बी है, उत्तर पश्चिम के जिले। बिहार कृषि जलवायु क्षेत्र 4 में आता है, जिसे मध्य गंगा का मैदानी क्षेत्र कहा जाता है। मृदा के लक्षण, वर्षा, तापमान और भूभाग के आधार पर बिहार को 3 उप क्षेत्रों, किस में? उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम जलोढ़ का मैदान, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम जलोढ़ का मैदान और दक्षिण बिहार जलोढ़ मैदान में बांटा गया है। ये चीज़ क्लियर हो गया। कौन कौन से 3 में? तीनों आपके सामने बताया है मैंने। दक्षिण बिहार जलोढ़ मैदान को पुनः दक्षिण पूर्व ए और दक्षिण पूर्व बी में बांटा गया। अब दक्षिण बिहार पूरा एक में ही हमने कर दिया, तो इसको हमने बोला कि ए और बी हो गया ये। ठीक है। उत्तर पश्चिम जोन में कुल 12 जिले हैं। उत्तर पश्चिम में यहाँ पर 12 जिले हो गए, जबकि उत्तर पूर्व में 8 जिले हैं, यहाँ पर 8 जिले हो गए। दक्षिण बिहार जलोढ़ मैदान कुल 17 जिले शामिल हैं, जिसमें दक्षिण पूर्वी जोन में 6 जिले हैं, यहाँ पर 6 हो गए और यहाँ पर आपको 11 मिल जाएंगे। दक्षिण पश्चिम जोन बी में 11 जिले शामिल हैं, इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर पश्चिम वाला जो है वो अकेले 12 जिलों को इन्होंने कंटेन किया हुआ है। उत्तर पश्चिम का जो भाग है इसमें 12 जिले शामिल हैं। हो सकता है अगली बार आपको दक्षिणी बिहार के बारे में पूछे कि दक्षिणी बिहार में टोटल कितने हैं, तो 16 हो गए इधर और 11 हो गए, ये 17 जिले शामिल हो गए। इन 17 जिलों को ए और बी में हमने बांट दिया है अलग अलग कृषि जलवायु क्षेत्रों में।
लेकिन पूरा दक्षिण बिहार एक ही कृषि जलवायु क्षेत्र है। उसको फिर हमने सब डिवाइड किया है 11 और 6 में। ये सब याद रहेगा। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है। दृष्टि IAS के बिहार ज्योग्राफी को मैंने पूरा कंप्लीट करवाया है। उसका प्लेलिस्ट होगा बिहार स्पेशल ज्योग्राफी का, बिहार स्पेशल का ही पूरा प्लेलिस्ट होगा, जिसमें एंशिएंट, मेडिवल, उसके बाद से भूगोल, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी सब करवाया है। उसको जा कर के देखेंगे तो ये सब याद हो जाएगा। नवीन जलोढ़ प्रकार की मिट्टियाँ यहाँ पर पाई जाएंगी। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, चंपारण जिलों में नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती आदि नदियों द्वारा प्रत्येक वर्ष वर्षा का गाद लाया जाता है। बस इतना याद रखना है कि भाई गाद लाया जाता है, नदियों के गाद लाए जाते हैं जो नवीन जलोढ़ मिट्टी खादर का निर्माण करते हैं और ये बहुत सारे फसलों को उपजाने में सहायक होती है। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है। तो जूट उत्पादन के लिए हमें बहुत ज़्यादा वर्षा और बहुत ज़्यादा ह्यूमस वाला मौसम चाहिए, जहाँ पर अत्यधिक गर्मी वगैरह पड़ती हो। और ख़ास तौर से बंगाल से जो हमारे ज़िले लगते हैं वहाँ पर जूट का उत्पादन खूब अच्छा होता है। इसमें से पूर्णिया जिला हो जाएगा, पूर्णिया जिला हो जाएगा। यहाँ पर है पूर्णिया जिला। पूर्णिया जिला बंगाल की सीमा के पास में है। यहाँ पर ये दिया हुआ है, आपको इसको याद नहीं करना है, पुराना करंट हो गया। मोदी जी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी को बनाने के लिए रखी थी। मंडल बांध किस नदी को बनाया जा रहा है। तो उत्तरी कोयल पर बनाया जा रहा है। ये अब भी रिपीट किया जा सकता है। 5 जनवरी 2019 को इन्होंने रखा था, लेकिन सिंचाई पेयजल को लेकर रखा था मेदिनीनगर में उत्तर कोयली पर। उत्तर कोयल परियोजना क्या कहा जाता है इसको, उत्तर कोयल परियोजना कहा जाता है। मंडल डैम कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। यह परियोजना झारखंड के लातेहार, पलामू, गढ़वा जिले में अवस्थित है। यह परियोजना उत्तरी कोयल सोन नदी के सहायक नदी पर निर्मित है। इस परियोजना से बिहार के औरंगाबाद और गया जिलों और झारखंड के गढ़वा और पलामू जिलों में सिंचाई की सुविधाएं उत्पन्न होगी। बिहार और झारखंड दोनों में इससे सुविधा होगा। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है। ये 69 BPSC PT का सवाल है। इस प्रकार का सवाल पूछा गया था। ये गंडक नदी पर है। इसका उत्तर C हो जाएगा। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है। अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको करवाया है कि विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं और विंध्यन क्रम की चट्टानें जब भी होंगी तो वहाँ पर क्या होगा, चूना पत्थर होगा। एक ही कॉन्सेप्ट पर रिपीटेड सवाल आपको मिल रहे हैं। किस प्रकार से पढ़ना चाहिए प्रीवियस ईयर को, आपको आई थिंक पता चल रहा होगा। कैमूर का पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। कैमूर पठार रोहतास, कैमूर जिले में स्थित है। यह पठार सैल चूना पत्थर और बलुआ पत्थर से निर्मित है। इस पठार के चूना पत्थर के आधार पर बंजरी में सीमेंट उद्योग भी विकसित है। लेकिन बोलते हैं लोग बंजारी का सीमेंट उद्योग कब का बंद हो गया, ऐसा लोग बोलते हैं कि डालमिया नगर और जो अलग अलग बिहार में सीमेंट उद्योग थे वो सही नहीं चल रहे। हालांकि बिहार में सीमेंट उद्योग अगली बार पूछेगा तो कहाँ है, जहाँ विंध्यन क्रम की चट्टानें होंगी, अर्थात रोहतास कैमूर होगा। खासतौर से रोहतास में ही है। अगला सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला है आपका, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है। अनुपम झील, सुखना झील, सांभर झील, कामा झील। तो अनुपम झील बिहार में है। अनुपम झील बिहार के कैमूर बिहार में स्थित है। कहाँ पर, तो कैमूर में है, बिहार में। यह झील कैमूर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के पास में स्थित है। हो सकता है अगला टाइगर रिजर्व बिहार का यही बने। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के कैमूर जिले में स्थित कैमूर पहाड़ी श्रृंखला के बीच उत्तर प्रदेश की सीमा के पास सोन नदी के पश्चिमी तट पर भभुआ के निकट स्थित है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। सांभर झील राजस्थान में जयपुर के निकट स्थित है। सुखना झील चंडीगढ़ में और कामा झील हरियाणा में स्थित है। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। बताइए ये क्या सवाल है, खुद से बेइज्जती करते रहते हैं। बिहार, उत्तरी बिहार बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है और भी बहुत सारे चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। कभी गए ही नहीं तो पता कहाँ से होगा किस किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल देखिए क्या है। गंगा नदी मिलती है, बहुत सारी नदियां हैं और वहाँ पर बाढ़ आती है। बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत क्या है। तो ये लेटेस्ट आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से याद कीजिएगा जो मैंने आपको करवाया है। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार क्या है, तो ये वही है जो अभी तक है, इसमें लिखा हुआ वही है। अभी भी 16 करोड़ टन ही पढ़ाया जाता है, ना तो कम होता है कभी, ना तो ज़्यादा होता है। 16 करोड़ टन पढ़ाया जाता है। बिहार में 16 करोड़ टन पढ़ाया जाता है। झारखंड के साथ जिन जिलों की सीमा लगती है, खासतौर से उन्हीं जिलों में आपको कोयला वगैरह देखने को मिलेगा। बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है, तो ये लेटेस्ट जो फॉरेस्ट सर्वे है उसके अनुसार पढ़िएगा। जो 2021 का फॉरेस्ट सर्वे है उसके अनुसार से पढ़िएगा। ये करंट अफेयर का सवाल है। फॉरेस्ट सर्वे का यहाँ पर डेटा लिखा हुआ है कि इसका, उसके अनुसार बताया गया कि 7442 वर्ग किलोमीटर के आसपास में वन है। 7.90% है ये बिहार के कुल भौगोलिक प्रदेश का। 7.90%। हमें 33% तक लेकर जाना है, जिसके अनुसार बहुत ही कम है बिहार में। क्यों कम है भाई, क्योंकि बिहार में खेती वाली भूमि ज़्यादा है।
बिहार यूपी में कृषि की भूमि ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पर वन कम है। सीधी सी बात है भाई, इसमें कोई हर्ज थोड़ी ना है। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो ये इसमें से ई ऑप्शन दिया हुआ, उस समय ई का था, अब तो चलन नहीं है ई का। अब तो आपका आंसर रहेगा 7.84% के आसपास में है बिहार में वन। एग्जैक्ट अगर देखेंगे तो 7.84% है, यहाँ पर भी वही लिखा हुआ था 7.84% है। इसको विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। निम्न से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है? चलिए एक चीज़ मुझे बताइए, इस सवाल को लॉजिक से हल करते हैं। आपके अनुसार सबसे घने पतझड़ वाले वन कहाँ पर हो सकते हैं? जो तराई शिवालिक का एरिया है उसमें हो सकता है भाई। तो इसमें से कौन सा आपको दिख रहा है? इसमें से आंसर हो जाएगा ये पश्चिमी चंपारण का इलाका जो है वहाँ पर होगा। ये फॉरेस्ट रिपोर्ट से है, 2021 से फॉरेस्ट रिपोर्ट आया है, 2019 में भी आया था, प्रति 2 वर्षों पर आता है। अगला सवाल, निम्न से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? बिहार का मैप तो आपको रटा हुआ होना चाहिए। पिछली बार भी 2 सवाल पूछे गए थे, सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी जिले, सबसे उत्तरी और सबसे दक्षिणी जिले आपको याद होने चाहिए। इसका उत्तर सी हो जाए, कटिहार जिला जो है सबसे पूर्वी हो जाएगा, सबसे पूर्वी हो जाए कटिहार जिला हो जाएगा, सबसे पूर्वी कटिहार हो जाएगा। इसका उत्तर सी हो जाएगा। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है कितना? तो देखिए इसमें दिया हुआ है, तात्काल उस समय के बिहार का कुछ और था, लेकिन वर्तमान में है 1,73,877 वर्ग किलोमीटर है। उस समय का तात्कालिक बिहार का कुल क्षेत्रफल था। 15 नवंबर 2000 को जब झारखंड राज्य का निर्माण हुआ तो वर्तमान क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। 94,163 वर्ग किलोमीटर, 94,163 वर्ग किलोमीटर। पहले कितना था? 1,73,877 वर्ग किलोमीटर था। लेकिन बिहार का जब विभाजन हुआ और उसके पश्चात से कितना बच गया? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। ये रटा हुआ होना चाहिए। रटा हुआ इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये पूछा जा सकता है फिर से आपसे, फिर से पूछा जा सकता है पीटी फैक्ट में। पिछले साल 7 से 8 सवाल घनघोर फैक्चुअल थे, बिहार जी के टाइप के थे, इसीलिए इसको याद रखना है। अगला सवाल देखिए क्या है, संसार का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक प्राप्त होता है कहाँ से? तो ये प्राप्त होता है आपका हजारीबाग से। इसका उत्तर बी हो जाए, केवल दूसरा हो जाएगा, केवल दूसरा हो जाएगा। अभ्रक हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा से प्राप्त होता है। यहाँ से लोग 80% अभ्रक झारखंड का प्राप्त होता है। सबसे सर्वोत्तम माना जाता है इसको अभ्रक को, और ये हजारीबाग से प्राप्त होता है। इसका उत्तर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, जरूर ध्यान में रखिएगा। झरिया कोयला के लिए प्रसिद्ध है, झरिया और धनबाद। धनबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? धनबाद और झरिया किसके लिए? तो ये सब के सब कोयला के लिए प्रसिद्ध हैं। वसेपुर मूवी देखी होगी, गैंग्स ऑफ वसेपुर, तो उसमें इस चीज़ की चर्चा है अच्छी खासी सी। अगला है, बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है कहाँ पर? तो भारत नेपाल सीमा के समानांतर ये बिहार है। तराई प्रदेश क्या होता है? शिवालिक के ठीक नीचे का क्रम होता है। यहाँ पर घने जंगल पाए जाते हैं, घने जंगल पाए जाते हैं, जल वाला क्षेत्र होता है यहाँ पर, और जल जमाव के कारण यहाँ पर मच्छर जनित बीमारियों का भी प्रकोप होता है। और घने जंगल के कारण यहाँ पर पशु पक्षी का आवास बहुत ही ज़्यादा सुव्यवस्थित तरीके से विकसित होता है। तो बिहार का वाल्मीकि सवाल पूछा है ये, बिहार का वाल्मीकि, यूपी का दुधवा, ये जो आपको फॉरेस्ट मिलते हैं, टाइगर रिजर्व वगैरह मिलता है, ये तराई क्षेत्रों में ही डेवलप हुए हैं। क्यों हुए हैं? क्योंकि तराई में भावर में जल विलुप्त हो जाती है, तराई में फिर से उत्पन्न होती है, तो वही तराई भाग में अत्यधिक घने वन मिलते हैं। जल की उपलब्धता खूब सुगम तरीके से होती है, जल के कारण मच्छर जनित प्रकोप भी होते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर कई सारे टाइगर रिजर्व भी अवस्थित हैं, जिसमें यूपी में दुधवा और बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आपको तराई रीजन में देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया, बिहार का तराई प्रदेश भारत नेपाल सीमा के समानांतर स्थित है। बिहार राज्य के नेपाल से लगे जिले पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, इसका ऊपर का भाग है, बिल्कुल ऊपर का भाग। मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज तराई प्रदेश पतली पट्टी के रूप में विस्तृत है। बहुत ही पतली पट्टी पाई जाती है, 10 किलोमीटर से भी कम की पतली पट्टी है। बिहार की सुमेश्वर श्रेणी क्या है? तो पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी, राजमहल की पहाड़ी से पुरानी, खड़गपुर पहाड़ी से पुरानी, इन सब से नई वो शिवालिक श्रेणी है। तो शिवालिक का निर्माण सबसे अंत में हुआ है, शिवालिक का निर्माण सबसे अंत में हुआ है, और ये सभी पठारी प्रदेश हैं, इनका निर्माण बहुत पहले हो गया था। शिवालिक श्रेणी का निर्माण एक ही काल में, प्लीस्टोसीन काल में हुआ है, अतः यह उपयुक्त तीनों पहाड़ियों से नवनिर्मित पहाड़ी है। मुंडा जनजाति अधिकांशतः बसी है कहाँ पर? तो बिहार में नहीं, ये वर्तमान में झारखंड में है, झारखंड में है, ये झारखंड में है, वर्तमान में झारखंड में है। तात्कालिक बिहार में रहते थे ये, लेकिन वर्तमान में झारखंड में रहते हैं। बिहार से होकर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? इसमें ये 23 दिया हुआ है, उसके अलावा भी बहुत सारे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। और बिहार में वर्तमान में
लगभग में 6000 किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, जो मैंने इकोनॉमिक सर्वे में करवाया है। छोटा नागपुर के जंगल हैं। छोटा नागपुर का जंगल, सबसे पहले मैप बिहार का हो गया, झारखंड है, और वहीं पर बीच में छोटा नागपुर का पठार पाया जाता है। ये किस प्रकार का जंगल है? सदाबहार होगा क्या? सदाबहार तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि रेन फॉरेस्ट झारखंड में कहाँ से आ जाएंगे। सवाना प्रकार का होगा क्या? बिल्कुल हो सकता है। कांटेदार भी नहीं होगा, क्योंकि कांटेदार तो मरुस्थल में पाए जाते हैं, तो चौथा भी नहीं होगा। तो दूसरा तीसरा इसका आंसर हो जाएगा पतझड़ और सवाना। इस प्रकार के यहाँ पर जलवायु पाई जाती है और उसी प्रकार के फॉरेस्ट यहाँ पर पाए जा सकते हैं। पतझड़, सदाबहार और कांटेदार को अगर आप काट देते तो भी आपको आंसर मिल जाता, क्योंकि सदाबहार तो रेन फॉरेस्ट हमें अंडमान में देखने को मिलेगा और कांटेदार हमें मरुस्थल में देखने को मिलेगा। बिहार भारी मशीन निर्माण प्लांट कहाँ पर स्थित है? तो रांची में स्थित है। उस समय बिहार में स्थित था। अब ये वर्तमान में कहाँ पर है? तो झारखंड में है। टाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की पूर्ति कहाँ से होती है? मैं अक्सर बच्चों से एक सवाल हल करवाता हूँ जब मैं एनसीईआरटी का उत्तर लेखन करवाता हूँ। उसमें बोलता हूँ कि भारत में कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर उद्योग की अवस्थिति हुई है। स्पष्ट कीजिए इसको। तो कच्चे माल जहाँ जहाँ पर हैं उस पर आधारित वहाँ पर उद्योग डेवलप हुए हैं। जैसे छोटा नागपुर के आसपास में काफ़ी सारे इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ है। उड़ीसा में हुआ है और कर्नाटक में भी हुआ है, इसी प्रकार से आंध्र प्रदेश में भी हुआ है। राजस्थान के खेतरी के खान के आसपास में उद्योग हैं। तो ये क्यों डेवलप होते हैं? क्योंकि वहाँ पर कच्चे माल की उपलब्धता है, पानी की, कोयले की और अब्रक की और लौह अयस्कों की वहाँ पर उपलब्धता है। इसी कारण से वहाँ पर उद्योग बने हैं। इसी से जुड़ा हुआ सवाल है। सिंह भूमि का जो क्षेत्र है, सिंह भूमि का टाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की पूर्ति सिंह भूमि क्षेत्र से होती है और झरिया से कोयला मिलता है। इनको झरिया से कोयला मिलता है और पानी भी मिल जाता है इनको बगल के नदी से। निम्न से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो ये पश्चिमी चंपारण में है। क्यों स्थित है उसका कारण मैंने आपको बताया है, क्योंकि यहाँ पर तराई का रीजन डेवलप है और तराई का सुव्यवस्थित तरीके से डेवलप है यहाँ पर, और वहाँ पर घने जंगल पाए जाते हैं, पानी की भी सुगम्यता है। इस कारण से वहाँ पर टाइगर रिजर्व और वन प्रदेश बड़े बड़े डेवलप हुए हैं। वर्तमान बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय पार्क वाल्मीकि अभयारण्य है और टाइगर रिजर्व भी इसको घोषित किया गया है। बिहार का कौन सा शहर वन्य जीव अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए प्रसिद्ध है? तो इनमें से कोई सा भी नहीं होगा। उसमें रहा होगा हजारीबाग, लेकिन वर्तमान में बिहार में नहीं है। वर्तमान में केवल वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। और कैमूर में जो वन्य जीव अभयारण्य है, इसको आने वाले समय में टाइगर रिजर्व घोषित किया जाएगा। अगला सवाल है कि निम्न से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? तो भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य जो है मुंगेर जिले में स्थित है। देखिए, भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना 1976 बिहार के मुंगेर जिले में हुआ था। अगली बार ये सवाल पूछ सकता है। इसकी स्थापना 681.99 वर्ग किलोमीटर में हुआ है। दिए गए अन्य विकल्पों में वाल्मीकि कहाँ पर है? तो पश्चिमी चंपारण में है। गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य गया जिले में है और राजगीर वन्यजीव अभयारण्य नालंदा जिले में स्थित है। ये सारे आपको याद होने चाहिए, सारे आपको याद है। वाल्मीकि पश्चिमी चंपारण हो गया, राजगीर तो नालंदा जिला में ही हो गया, और आपका गौतम बुद्ध कहाँ पर हो गया? तो गया जिले में हो गया। ये रटा हुआ होना चाहिए सारे के सारे वन्यजीव अभयारण्य। बिहार स्पेशल में अगर आप सवाल गलत करते हैं तो पहले ही आप छट जाते हैं, क्योंकि आसान सवाल गलत नहीं करने चाहिए कभी भी एग्जाम में। निम्न से कौन सा स्थान बिहार में वन्यजीव अभयारण्य वन्यजीव के लिए प्रसिद्ध है? तो इसमें से बोधगया हो जाएगा। उपयुक्त का व्याख्या देख सकते हैं आप। भागलपुर, पटना, हजारीबाग, ये हजारीबाग तो बिहार में है ही नहीं। इनमें से बोधगया इसका उत्तर हो जाएगा। कोयले पर चलने वाले 3 थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में स्थित हैं, तो बोकारो, चंद्रपुर और संतालडीह, ये उस समय था। वर्तमान बोकारो कहाँ पर है? तो झारखंड में स्थित है। बोकारो, चंद्रपुर, सतलाडीह 3 पावर स्टेशन है जो कोयला आधारित। वर्तमान तीनों झारखंड राज्य में है। वर्तमान बिहार बरौनी, बार और कहलगांव कोयला आधारित थर्मल पावर स्टेशन एनटीपीसी द्वारा संचालित है। जब बिहार का विभाजन किया गया तो ये सोचकर किया गया कि इसको हम लंगड़ा कर देते हैं, इसमें कुछ भी बाकी नहीं रखते। हम सब कुछ हम क्या दे देते हैं? तो सब कुछ हम दक्षिणी बिहार को दे देते हैं और बिहार में कुछ भी नहीं रहा। जो भी कुछ इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था देश की आज़ादी के पश्चात, बिहार ही वो राज्य था जिसका सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, लेकिन वो सब काट के अलग कर दिया गया। कुछ भी नहीं छोड़ा गया। एक ही चीज़ छोड़ा गया कि बिहार के लोग बाहर जाकर बस जाएं। बिहार मैथन उत्पादन करता है, तो ये जल शक्ति का। मैथन डैम का निर्माण दामोदर की सहायक नदी बराक नदी पर किया गया। यहाँ पर जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई। मैथन बांध झारखंड के धनबाद जिला में, जबकि मैथन जल विद्युत स्टेशन पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा विशेष रूप से। उस समय का सवाल है, लेकिन वर्तमान में झारखंड से जोड़कर पूछा जा सकता है आपसे।
पुराना बिहार कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना था? तो 45.85% जमीन लेकर बना था और 79,714 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को लेकर बना था। झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने ज़िले रह गए हैं? तो 37 ज़िले रह गए हैं, वर्तमान 38 हैं। अरवल जिला जब बना तो वर्तमान 38 हो गया है, वर्तमान 38 है। अरवल अगस्त 2001 में जहानाबाद को विभाजित करके बनाया गया था। अरवल जिला जहानाबाद को विभाजित करके बनाया गया था। आपको लग रहा होगा कि बहुत आसान सवाल है, एग्जाम में यही सवाल आपको परेशान करेगा। बिहार की सिंचाई क्षमता अंततः कितनी है? तो 89.20 लाख हेक्टेयर। संयुक्त बिहार में 89 लाख हेक्टेयर भू सिंचित क्षेत्र था, लेकिन वर्तमान में करीब में बिहार 81 लाख हेक्टेयर के आसपास में सिंचित क्षेत्र है बिहार में। मुरी जाना जाता है किसको लेकर? तो एल्यूमिनियम प्लांट को लेकर मुरी जाना जाता है। पिछली बार उन्होंने एक बड़ा ही खतरनाक सा सवाल पूछा है, जिसमें एक प्लांट का एक जगह का नाम दिया हुआ था और पूछा था कि ये किसके लिए प्रसिद्ध है। 68 में पूछा है, 69 में भी इस तरह का एक सवाल पूछा उन्होंने। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिंडाल्को है यहाँ पर, एल्यूमिनियम शोधन संयंत्र है। वर्तमान मुरी झारखंड राज्य में स्थित है। कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी में स्थापित है? एल्यूमिनियम उद्योग, तांबा उद्योग, इस्पात उद्योग, रसायन उद्योग। एल्यूमिनियम उद्योग हो जाएगा, इसका उत्तर ए हो जाएगा। पटना का स्थानीय समय है तो भारतीय मानक समय से आगे होगा अगर हम मानेंगे तो। वैसे एक ही समय है, मानते हम मिर्ज़ापुर वाला ही है, लेकिन मिर्ज़ापुर से पूर्व में है पटना, ठीक है, इलाहाबाद से पूर्व में है ना पटना, तो समय आगे होना चाहिए भारतीय मानक समय से। लेकिन चूंकि मानक समय एक ही है पूरे देश का, इसीलिए वहाँ का समय वही है। जैसे अरुणाचल प्रदेश और दिल्ली में 2 घंटे का फर्क होता है, बिहार और दिल्ली में भी आधे घंटे के अप्रॉक्सीमेटली फर्क हो जाता है सूर्योदय वगैरह का जगह देखेंगे तो, लेकिन समय एक ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि टाइम जोन देश का एक ही है। तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। आज के संदर्भ में अगर आज 2024 में अगर ये एग्ज़ाम में पूछा जाए तो अगर ऑप्शन ई देंगे, ये आप तो नहीं देते हैं, देंगे तो ई होगा, क्योंकि भाई मानक समय एक ही है देश का। तो पटना का स्थानीय समय भारतीय मानक समय के बराबर ही होगा, है ना। हाँ, अगर हम बिना उसके देखेंगे तो फिर आगे होना चाहिए, क्योंकि पूर्व में पड़ता है। जो मानक रेखा है हमारी, उससे पश्चिम में जो पड़ेगा उसका भारतीय मानक समय से पीछे चलेगा समय, और जो पूर्व में पड़ेगा उसका आगे चलेगा समय। जैसे कोलकाता का समय पटना से भी आगे होगा, अगरतला का समय कोलकाता से भी आगे होगा। इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। इस पर आधारित पिछले साल एक सवाल पूछा गया था, 6 NCERT ज्योग्राफी से सवाल है ये। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? अभी भी तो इतना ही होगा, 9 जिलों से है। भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद और अरवल जिलों से सीमा लगती है पटना की। बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? तो 50% से अधिक भाग सिंचित है बिहार में। पूर्व में बंगाल का दुख कही जाने वाली बिहार से उद्गम होने वाली नदी कौन सी है? तो दामोदर नदी है। दामोदर नदी, जिसको पहले क्या कहा जाता था? बंगाल का शोक कहा जाता था। जैसे बिहार का शोक किसको कहा जाता है? कोसी को, जो कि नहीं कहना चाहिए लेकिन कहते हैं। बंगाल का दुख कहा जाता है। दामोदर नदी झारखंड के लातेहार जिले से उद्गमित होती है। झारखंड अब अलग हो गया है, तो लातेहार जिला जो है झारखंड का, यहीं से दामोदर नदी निकलती है, जिस पर बांध बनाया गया, दामोदर वैली कॉरपोरेशन DVC बनाया गया। और उसके बाद से दामोदर नदी की जितनी सहायक नदी थी उन सभी पर भी बांध बनाया गया और दामोदर नदी पर भी बांध बनाया गया, जिसके कारण से दामोदर नदी जो कभी बंगाल का शोक हुआ करती थी, अब बंगाल को वो प्रोडक्टिविटी प्रदान करती है, क्योंकि हमने नदी के बाढ़ को समाप्त किया। कोसी नदी प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन वो भ्रष्टाचार का अड्डा है, वहाँ पर कुछ भी काम नहीं हुआ है, इसीलिए वो शोक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार उत्पादन के दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल कौन सी है? ये हर साल बदलती है। इकोनॉमिक सर्वे मैंने आपको करवाया है, इकोनॉमिक सर्वे में करवाया है। वैसे अगर कॉमन सेंस से देखेंगे तो चावल, गेहूँ, मक्का, इन्हीं चीज़ों का उत्पादन होता है। बिहार के मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन से हैं भाई? तो बिहार का मुख्य वही होगा जो टॉप 3 में होगा, चावल, गेहूँ, मक्का है, ये उसका उत्तर हो जाएगा। जौ नहीं होगा, बार्ले। मूंगफली गुजरात में उत्पादन होता है, कॉफ़ी बिहार में थोड़ी ना होता है। इनमें से इस प्रकार से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? जीवनदायी, व्यावसायिक तो कतई नहीं होगा, निर्यातोन्मुखी भी नहीं होगा, आत्मनिर्भर भी नहीं होगा। बिहार को बहुत कुछ बाहर से मंगाना पड़ता है, तो देखिए कौन सा हो जाएगा। आत्मनिर्भर होगा, क्योंकि हम जो उपजाते हैं उसको खा लेते हैं, तो इसका उत्तर डी ही होगा। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि की मतलब जितना उपजाया उतना खा लिया, ना तो एक्सपोर्ट कर पाते हैं ना तो व्यवसाय कर पाते हैं।
आज भी कदाचित यही स्थिति है। इनमें से कौन सा सत्य है? बिहार कोयले और अब्रक का मुख्य उत्पादक रहा है, ये तो सत्य है। उड़ीसा को 1911 में नहीं 1935 में अलग किया गया है। झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार की सीमा उड़ीसा से लगती है, नहीं, गलत है। बिहार में एक सदनीय विधायपालिका नहीं, बिहार में 2 सदनीय है, विधान परिषद और विधानसभा दोनों है। उड़ीसा 1936 में अलग हुआ है, 1936 में अलग हुआ है। झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार की सीमा उड़ीसा से अब नहीं लगती है, पहले लगती थी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर ए हो जाएगा। 1936 में उड़ीसा को अलग किया गया, 1936 में अलग किया गया है। पलामू रांची किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क के लिए। लौह अयस्क का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। वर्तमान में बिहार में कहीं पर भी लौह अयस्क अगर आप चाहेंगे कि बहुत अच्छे प्रकार से, बहुत अच्छी तरीके से मिलता है, तो वैसा नहीं है। उपलब्धता थोड़ी बहुत सभी कुछ चीज़ों का है बिहार में अभी भी, वो भी दक्षिण के ही पठारी प्रदेशों में दिखेंगे आपको। उत्तर बिहार में कोई खास खनिज है नहीं, कहीं पर भी नहीं है। दक्षिण बिहार में ही है जो है, और वो पठारी प्रदेशों में ही है। ठीक है। देश के कुल खनिज उत्पादन कितना प्रतिशत बिहार से में प्राप्त है? तो इसका उत्तर डी हो जाए, उपयुक्त में से कोई सा भी नहीं। वर्तमान में बिहार में 19-20 की रिपोर्ट के अनुसार अगर देखेंगे तो 3% है जो भी सही से उत्पादन नहीं हो पाता है। देश में कच्चे तांबे के उत्पादन बिहार का क्या स्थान है? तो दूसरा था उस समय। तांबा उत्पादन तत्कालिक बिहार का दूसरा स्थान था। वर्तमान में तांबा बिहार में होता ही नहीं है, वर्तमान बिहार में तांबा उपलब्ध ही नहीं है, तो इसको एलिमिनेट कर सकते हैं आप। निम्न से कौन कौन सा खनिज बिहार में मिलते हैं? कोयला, लौह, पेट्रोलियम, मैग्नीज। इसका उत्तर सी हो जाएगा। 1, 2, 3 मिलेगा। पेट्रोलियम की उपलब्धता नहीं है, हालांकि किशनगंज के इलाकों में इसकी खोज जारी है। तात्कालिक बिहार, वर्तमान झारखंड में कोयला, लौह अयस्क, मैग्नीज तीनों मिलते थे। पेट्रोलियम यहाँ नहीं मिलता है। तात्कालिक परिस्थितियों में अभिष्ट सी सही है। बिहार में वर्तमान में उत्पादित होने वाले खनिज में लाइमस्टोन, अब्रक, पायराइट, स्क्वार्जाइट और स्टीराइट है। खनिज और जिलों के निम्न जोरों से कौन सा सही होगा? तो लाइमस्टोन कैमूर में, चूना पत्थर कैमूर में सही हो जाएगा। माइका जो है ये आपका गया जिले में पाया जाएगा, नवादा जिले में पाया जा सकता है। बिहार में कैमूर, भभुआ, मुंगेर और रोहतास जिले में लाइमस्टोन मिलता है। माइका नवादा जिला हो गया। क्वार्टजाइट लखीसराय, मुंगेर तथा नालंदा जिला हो गया। लेड जिंक बांका हो गया, रोहतास जिले में पाया जाता है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं सारे दक्षिण बिहार के ही हैं। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत है लगभग में, तो अभी तो आपको करवाया था 7.84% है। बिहार में लौह अयस्क प्राप्त होता है तो सिंहभूम से, वर्तमान में झारखंड में है, वर्तमान में झारखंड में है। तात्कालिक परिस्थिति में विकल्प डी सही है। वर्तमान में लौह अयस्क का उत्पादन नहीं होता है बिहार में, उत्पादन नहीं होता है, उत्पादन नहीं होता है। भारत बिहार अग्रणी है किस चीज़ में? चूना पत्थर के लिए अग्रणी है, वर्तमान में भी है। भारत में निम्नलिखित के उत्पादन बिहार का एकाधिकार है, तो पायराइट का 90% से ज़्यादा हिस्सा बिहार में ही उत्पादन होता है आज भी। बिहार किस जिले में अब्रक का भंडार है? तो अब्रक का भंडार आपको दिखेगा नवादा जिले में, इसको एलिमिनेट कर सकते हैं आप। अब्रक का भंडार आपको नवादा जिले में दिखेगा, नवादा जिले में ही दिखेगा। अगली बार ये सवाल पूछा जा सकता है, नवादा जिले में दिखेगा। और वैसे हजारीबाग में दिखेगा। झारखंड में दुनिया का सबसे ज़्यादा अब्रक में से एक पाया जाता है, सबसे अच्छे किस्म का भी। वो कहाँ पर? तो हजारीबाग में। बिहार में नवादा जिला हो गया, नवादा जिला हो गया, विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? तो सिंहभूम जिला है, बार बार रिपीट हो रहा है और ये सवाल पूछा जा सकता है। सिंहभूम से जमशेदपुर, बोकारो में जो स्टील प्लांट हैं उन सभी को यहाँ से निर्यात किया जाता है। उद्योग और स्थान के निम्न जोन से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ऑयल रिफाइनरी बरौनी, ये तो सही है। सीमेंट बंजारी, ये भी सही है। फर्टिलाइजर भौराही। रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी भागलपुर, ये गलत है। ये उद्योग आपका मुजफ्फरपुर मोकामा में लगाया गया है। मुजफ्फरपुर और मोकामा जो पटना में है वहाँ पर लगाया गया है, पटना के समीप ही है, तो वहाँ पर लगाया गया। मुजफ्फरपुर और मोकामा में आपको रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग दिखेगा। बिहार के उद्योग पर आ गए हम लोग। बिहार आज अवस्थिति निम्न देशांतरों का मध्य है, इनमें से कोई नहीं होगा। 83-19 से लेकर 88-17 तक देशांतर है, देशांतरीय विस्तार पूछा गया है, ये पूछा गया है आपसे। पूर्व से पश्चिम पूछा गया है। और अक्षांशीय विस्तार कौन सा होगा? तो उत्तर से दक्षिण होता है। तो पूर्व से पश्चिम में देशांतरीय विस्तार ये दिया हुआ है, ये आपसे फिर से पूछा जा सकता है। बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या कितनी है? तो बिहार के विभाजन के पश्चात बिहार की सीमा से लगने वाले राज्य हैं उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड, जो 3 ही जिले हैं, 3 ही राज्य हैं, झारखंड, यूपी और पश्चिम बंगाल। झारखंड, यूपी और पश्चिम बंगाल। बिहार में दामोदर प्रवाहित होती है कहाँ से? तो एक भ्रंश घाटी से। दामोदर, जिसे बंगाल का शोक कहते, का उद्भव छोटा नागपुर पठार से होता है। ये एक भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है। आपको लग रहा होगा इस सवाल में ऐसा क्या है?
यूपीपीएससी पीटी 2019, यूपी पीटी जो हुआ है 2019, जिस साल से पैटर्न चेंज हुआ है यूपी का, उसी बार उन्होंने पूछा कि निम्न से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तो दामोदर नदी उसका उत्तर था। तो रिपीट होते हैं इस प्रकार से भी सवाल। अगली बार ये पूछेगा आपसे निम्न से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है, वहाँ पर दे देगा अलग अलग नदियों के नाम। तो दामोदर नदी उसका एक उदाहरण हो सकता है। निम्न नदियों से कौन बिहार में गंगा से मिलती है? गंडक, सोन, पुनपुन, घाघरा। इसका उत्तर ये हो जाएगा, सारी की सारी मिलती हैं ये तो। गंडक पहलेजा घाट पटना नामक स्थान के निकट, घाघरा सरयू रेविलगंज सारण के निकट में, सोन पटना के निकट और पुनपुन फतुहा नामक स्थान के निकट गंगा नदी मिल जाती है। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो ये है आपका कौन सा? तो कांवर झील है, कांवर झील है, कांवर झील है। इसका उत्तर सी हो जाएगा। ये बेगूसराय में है और 2022 में इसको घोषित किया गया रामसर स्थल के रूप में। जुलाई 2020 में कांवरताल कांवर झील को बिहार का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया था। जुलाई 2020 में घोषित किया गया था कांवरताल में। किसको? तो बेगूसराय में है ये। और ये दलदली भूमि है और इसके समक्ष बहुत बड़ा खतरा भी है। कुछ दिन पहले भी न्यूज़पेपर में आया था कि बिहार का पहला रामसर स्थल हो सकता है कि इसको उस सूची में से हटाया जा सके, क्योंकि ये बहुत ही बदतर स्थिति में है वर्तमान में। छोटा नागपुर प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था आधारित थी, तो वनों पर आधारित थी छोटा नागपुर में। बाद में किस पर आधारित होगी? तो खनिज पर आधारित होगी, उद्योग पर आधारित हो गई। 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ पर स्थित थीं? तो ये था पटना में। रॉल्फ फिच के अनुसार पटना में लोग कुछ खास स्थलों से गहरी खाई खोदकर बड़े बड़े कटोरे में स्वर्ण कण प्राप्त करते थे। जो स्वर्ण रेखा नदी है और बाकी नदियों के बारे में ये चीज़ प्रचलित है, पटना के बारे में प्रचलित है कि पटना में भी नदियों के निक्षेप में स्वर्ण मिल जाते थे। ठीक है, लेकिन वर्तमान में तो ऐसा नहीं है। निम्न से बिहार के कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? तो ये पूर्णिया और मानभूम का इलाका था, जिसमें से कुछ इलाका पश्चिम बंगाल को दिया गया था। 1956 में राज्य के पुनर्गठन के समय संयुक्त बिहार के तात्कालिक मानभूम जिले में स्थित पुरुलिया का अधिकांश भाग, चास थाना को छोड़कर पूर्णिया के कुछ भाग पश्चिम बंगाल को दिए गए थे। बिहार में जंगल फैले हुए हैं, तो ये 29 लाख हेक्टेयर का क्षेत्र हो जाएगा। वर्तमान का संदर्भ में देखते हैं हम लोग, ये उस समय के हिसाब से है। वर्तमान में 7.84% है, बार बार आ रहा है। 7380.79 वर्ग किलोमीटर, और ये बार बार रिपीट हो रहा है। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू किस जगह के पास स्थित है? तो रांची के पास स्थित है। रांची के निकट सुवर्ण रेखा नदी पर है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है कछारी मिट्टी से। ये सवाल बार बार रिपीट होता है। कछारी मिट्टी से बिहार का अधिकांश भाग में कछारी मिट्टी पाया जाता है। बिहार की शस्य गहनता, तो वर्तमान के हिसाब से आप मानकर चल सकते हैं 144% के आसपास में शस्य गहनता है। फसलों की गहनता की बात हो रही है। आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़ा है लगभग में कितना? तो 10 गुना बढ़ा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से और कृषि पर सुधार के माध्यम से, सिंचाई प्रणाली के विकास के माध्यम से ये वर्तमान में 81.91 लाख के आसपास है। तो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे देखेंगे तो 83 है। बिहार में कृषि का अंतर्गत क्षेत्र है, ये अभी नहीं पढ़ना है आपको, ये पुराना डेटा हो गया है। वर्तमान में 55 के आसपास में है। बिहार में किस प्रकार के उद्योग की प्रत्याशा और संभावनाएं हैं? तो बिहार में कृषि आधारित उद्योग लगाए जा सकते हैं आसानी से। क्यों? इसमें एलिमिनेट अगर हम करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे? सोचिए, एग्जाम में आपके समक्ष 13 तारीख को ये सवाल आता है, 13 दिसंबर को। क्या उसमें किस प्रकार से एलिमिनेट कर सकते हैं? तेल का बिहार में कच्चा माल है नहीं, 1 तो 7.80% ही है, 84% ही है। बालू का खनन उद्योग नहीं, ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये कुछ ही जिलों में हो सकते हैं। बिहार में कृषि ही एक ऐसी चीज़ है जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक आसानी से है। तो कृषि आधारित उद्योग जो हैं ये लगाए जा सकते हैं। इसलिए जगह जगह पर फूड पार्क का निर्माण किया जा रहा है, जहाँ पर फूड को क्या किया जाएगा? तो उसमें वैल्यू एडिशन किया जाएगा। जैसे चिप्स निर्माण के लिए, अलग अलग चीनी उद्योग के लिए लगाए जा सकते हैं। तो इसका उत्तर डी हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने कर लिया है, जिसमें मैंने आपको बिहार के भूगोल का जो अभी तक पूछा है उसको कॉन्सेप्ट वाइज आपको रिवीजन करवा दिया है। तो इसको विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। इसी प्रकार से बिहार का प्राचीन इतिहास भी मैं करवाऊंगा, और जो करंट वगैरह का MCQ चल रहे वो तो चलते ही रहेंगे।
ठीक है, थैंक यू सो मच आप सभी का।